नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी हिस्ट्री की ये 16वीं क्लास है, जिसमें मैं भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत का इतिहास उसको लेकर चल रहा हूं। तो मेरी पिछली क्लास में मैंने बताया था आपका मौर्य वंश, तो 2 वीडियो थे पिछली क्लास में मौर्य वंश के, उसमें मैंने मौर्य वंश कंप्लीट किया था। ये हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की। एक मगध जो एरिया घटता बढ़ता रहा है, तो उसी मगध पर जो है मौर्य वंश ने शासन किया, लेकिन अंततः मौर्य वंश का पतन हो गया। और मौर्य वंश के बाद जो है वो बहुत छोटे छोटे वंश आए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण वंश भी बोलते हैं और मौर्योत्तर काल वंश के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, या इसी को हम ब्राह्मण वंश बोलते हैं, क्योंकि ये वंश जो है वो सभी जो है वो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो बात काफ़ी पुरानी है, तब भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, आज भी ब्राह्मणों का लगभग प्रभुत्व है। तो आगे हम चलते हैं इसके बारे में। तो भाई हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के बाद मगध में कुछ छोटे छोटे वंशों ने जो है उनका उदय हुआ, और ये वंश जो है वो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किए गए, इसलिए इसको क्या नाम मिला, ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। अब ये वंश कौन कौन से हैं तो हम दोहरा लें। पहला वंश कौन सा है आपका, शुंग वंश। दूसरा आपका कौन सा है, कर्ण वंश। और तीसरा कौन है आपका, सातवाहन वंश। तो एग्जाम की दृष्टि से ये वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से इन वंशों में हमको संस्थापक और अंतिम शासक तथा बीच में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इसका फायदा होगा। तो चलिए, पहला वंश कौन सा है आपका, पहला वंश है आपका शुंग वंश। तो इसके संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त का, ये बृहदत्त कौन था आपका, बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो बृहदत्त का सेनापति था, कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो बृहदत्त की हत्या करके और मगध में एक वंश की स्थापना की। उस वंश का क्या नाम रखा, शुंग वंश रखा गया। तो शुंग वंश का संस्थापक क्या कहेंगे आप, कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। और शुंगों की राजधानी क्या थी, तो जैसा हम जानते हैं पहले कि मौर्य वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। लेकिन शुंग वंश ने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं बनाई, बल्कि क्या बनाई, बिरसा बनाई, है ना, जो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के बिरसा में जो है वो शुंग वंश की राजधानी थी। और एक चीज़ आपको और पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक बहुत ही महान उपलब्धि की प्राप्त की थी। उसने जो है वो हिंद यूनानी शासक किसको, मिनांडर को जो है वो बुरी तरह से पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया, तो किसने किया, आपके पुष्यमित्र शुंग ने किया। और आगे चलते हैं हम, तो पुष्यमित्र शुंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था शुंग वंश का, जिसने जो है वो 2 बार जो है वो क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किए। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए गए। तो अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, अभी तक हम जो इतिहास पढ़ा रहे थे कहीं पे भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं आया है, पहली बार ये उल्लेख आया है ये। तो अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो इसका उल्लेख हमको रामायण में भी मिलता है। जब रामचंद्र जी आपका रावण का वध करके और अपने वापस आए अयोध्या, तो उन्होंने जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा जो है वो छोड़ा जाता है, और जो घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजर जाता है वो क्षेत्र जो है उस राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अगर कोई उसका विरोध करता है, घोड़े को कोई रोकता है, तो फिर उसको उस राजा से जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया है उससे युद्ध करना पड़ता था है। तो किसने रोका था, रामचंद्र जी घोड़ा, लव और कुश ने रोका था, है ना। बहुत अच्छा प्रसंग है, आज मैं उस प्रसंग पर नहीं पढ़ता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। आज मेरा उद्देश्य है केवल इसको एग्जाम की दृष्टि से बताना। चलिए हम आगे चलते हैं। एक है आपका भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची अशोक ने। कब, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। कहाँ पे है सांची, कैसे याद किया, सांची राय, सच्ची राय,
सच्ची राय, तो सा से बना दिए सांची, राय से बना दिए रायसेन। चलिए हम आगे चलते हैं। तो कुछ हमारे महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है और हिंदू विधि आपकी मनुस्मृति। तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि इन तीनों की रचना किन किन की, बोलिए, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, इनकी रचना जो है वो किसके समय हुई थी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग या किस वंश के दौरान हुई, शुंग वंश के दौरान। ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है कि किस वंश के दौरान हुई या किस राजा के दौरान हुई। अगर राजा पूछेगा तो क्या आंसर होगा आपका, पुष्यमित्र शुंग, और वंश पूछेगा तो शुंग वंश। फिर आगे अब चलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो यवनों का, है ना, यवनों में आक्रमण किए, उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें मध्य क्षेत्र से खदेड़ करके सिंधु नदी के पार तक खदेड़ दिया। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। फिर आपका शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, देवभूति, जिसकी हत्या उसी के सेनापति वासुदेव कण्व ने कर दी और शुंग वंश का अंत कर दिया और एक भारत में, वो मगध में एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का क्या नाम था, कण्व वंश। उस वंश का क्या नाम था, कण्व वंश, है ना, कण्व वंश। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। दूसरा वंश कौन सा हो गया आपका, कण्व वंश हो गया। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो हमने पहले बता दिया कौन थे, वासुदेव थे, जिन्होंने किसकी हत्या की थी, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके और कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, इसमें मात्र जो है वो, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि मात्र जो है 4 शासकों ने शासन किया। और वो कौन कौन से थे आपके, तो पहला आपका वासुदेव जिसका संस्थापक था, दूसरा आपका भूमिपुत्र, तीसरा आपका नारायण कण्व और चौथा आपका सुशर्मा। तो यूपीएससी में आपका एक क्वेश्चन इससे आया है आपका, इसका क्रम सही देना था हमको। जो आपके कण्व वंश के जो 4 शासक हुए थे उनका सही क्रम क्या है, तो उनको क्रम से लगाना था। तो ये भी आप देख लें कि पहला कौन है आपका वासुदेव, दूसरा कौन है आपका भूमिपुत्र, तीसरा आपका नारायण कण्व और चौथा आपका सुशर्मा कण्व, है ना। फिर इस वंश का अंतिम शासक तो यही है आपका, कौन सा है ये, सुशर्मा कण्व। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था, जिसकी हत्या यहाँ पे देख रहे हैं कि हत्या ज़्यादातर सेनापति ही कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी हत्या उसके सेनापति किसने, सिमुक ने, किसने, सिमुक ने कर दी। और मगध में जो है वो एक वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम क्या था, सातवाहन वंश। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण वंश है मगध का। तो चलिए अब चलते हैं सातवाहन वंश। तो इसका एक नाम और है, तो वो भी हम बता दें आपको, वो नाम क्या है, आंध्र वंश, आंध्र वंश। तो यदि कहीं एग्जाम में सातवाहन न लिख करके आंध्र वंश लिखा गया है तो समझ जाओगे आप लोग ना कि किसका बात हो रही है, सातवाहन वंश की बात हो रही है। तो संस्थापक तो बता दिया हमने, कौन संस्थापक हैं आपके, सिमुक, सा से सातवाहन, सा से सिमुक, इस तरह दिमाग में रख लीजिएगा। और राजधानी क्या थी इनकी, तो इनकी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी, जो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वर्तमान में आती है। ये कहाँ पे आती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और राजधानी का नाम क्या है, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। फिर इसमें क्या प्रसिद्ध शासक, जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का था, तो किस वंश का था, सातवाहन वंश। किस वंश का था, सातवाहन वंश का था। और इसे एक इतिहासकारों ने एक पदवी दी है, इसको पश्चिम का स्वामी कहा जाता है, इसको पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। और इसने जो है वो, इसने भी जो है वो 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो आपका ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में इतिहास में कि किस किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किए। तो यहाँ पे कौन मिल रहा था हमको, एक मिल रहा था पुष्यमित्र शुंग मिल रहा था, और दूसरा आपको कौन मिल रहा है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इन दोनों राजाओं को नाम याद रखिए, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। आगे भी हम चलेंगे, आगे भी अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए गए हैं। फिर सातवाहन वंश की जो मुख्य विशेषता थी, तो सातवाहन समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था।
कैसा था? मात सत्तात्मक था, माने माता से वंश चलता था। तो एक समाज काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये, ज़्यादातर वंश कौन थे? पितृसत्तात्मक थे, लेकिन सातवाहन वंश कैसा था? मात सत्तात्मक था। तो इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने, माने अनुदान में होता है दान में देने की शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू हुई? कि ब्राह्मणों को क्या है कि भूमि जो है वो दान में दी जाने लगी। तो इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सातवाहन वंश से हुई। कहाँ से हुई? सातवाहन वंश से हुई आपकी। फिर एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में आया है यूपीपीसीएस में कि सातवाहन वंश के जो है प्रमुख बंदरगाह कौन थे? जो सातवाहन वंश था उस समय के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो कौन कौन थे? एक तो आपका सोपार था, सोपार, और दूसरा आपका था कल्याण। तो ये सातवाहन काल के जो है प्रमुख क्या है? बंदरगाह थे। फिर आगे हम चलते हैं कि एक कला है आपकी अमरावती कला। तो अमरावती कला का विकास जो है वो कहाँ पे हुआ? सातवाहन वंश के दौरान हुआ। कब हुआ? सातवाहन वंश के दौरान हुआ। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मिलता है इतिहास में कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इतिहास में ज़्यादातर नाम इनका ही उल्लेख है। कौन, किसका उल्लेख है? यज्ञश्री सातकर्णी का। लेकिन इतिहास में इसके बाद 3 शासकों के नाम और मिलते हैं, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि अंतिम प्रभावशाली शासक यही था। इसके बाद जो भी शासक हुए वो नाम मात्र के शासक थे। इसलिए ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि आपके सातवाहन वंश का अंतिम शासक किसे माना जाए? तो किसे माना जाए? यज्ञश्री सातकर्णी का, है ना। तो इसको आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए, ये आज हमारा था मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण साम्राज्य। तो ये हमारा आज का वीडियो था। क्लास में ही हूँ, ऑफलाइन क्लास चल रही है और बच्चे सामने बैठे हुए हैं ना, है ना, बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो वीडियो बनाने में आसानी होती है। यही मैंने बच्चों को पढ़ाया और उसी का मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि उन बच्चों तक जो फिजिकल रूप से यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाकी क्लास के बच्चे भी काफ़ी गोल रहते हैं। इतने बच्चे हैं इसमें कि काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती भीड़ भाड़, जगह कुछ खाली रह जाती हैं तो बच्चे नहीं आते हैं। और समय तो शादी जा रहा है, काफ़ी बारात काफ़ी चल रही हैं, तो बारात जा रहे हैं और बारात जाने के बाद ऊट पटांग खाना खाएंगे रात बिरात, और फिर क्या कर होंगे? बीमार होंगे, है ना। फिर जब नहीं होगा तो हमने बताया था ना, एक क्या बताया था, एक वीडियो बनाया था, बहाना वर्सेज कामयाबी। तो हर व्यक्ति जो असफल होता है वो पहले से एक बहाना सोच करके रख लेता है कि ये बहाना है। और आज जो है वो ईद है, तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही छुट्टी दी गई है, आज हो या कल हो, तो अगर कल है तो एडवांस में, और आज है तो वर्तमान में, प्रेजेंट में, है ना। तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।